क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शार्ट क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 8 की, ठीक है, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है। सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो जो टेम्परेचर है वो हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी गर्म है तो वो कितनी गर्म है। हमें जो टेम्परेचर है वो मेजर करके बताता है कि ये बॉडी गर्म है और कितनी गर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बॉडी ठंडी है तो उसकी भी हमें कोई स्पेसिफिक या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है कि अगर कोई बॉडी ठंडी है तो वो कितनी ठंडी है। उसके बाद जो हीट है वो क्या है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। यानी कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो हीट है ये डिपेंडेंट है। हीट किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम हीट होगी और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये फ्लो करती है। उसके बाद जो टेम्परेचर है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि अगर कोई बॉडी है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो वाटर है, हमें पता है कि वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है। अगर 1 लीटर वाटर होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। अगर 5 लीटर वाटर होगा तो वो भी 100 पे ही बॉयल होगा, ठीक है। मीन्स क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, चाहे 1 लीटर हो या 5 लीटर हो, जो वाटर है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना है। उसके बाद अगर हीट की बात करें तो जो हीट है ये मास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हीट किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। जो 1 लीटर वाटर है, ठीक है, उसकी हीट क्या होगी? कम होगी बनिस्बत जिस बर्तन में 5 लीटर पानी है, ठीक है। अगर क्वांटिटी कम होगी तो हीट भी उसमें से कम निकलेगी, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी। तो हीट क्या है? ये क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो टेम्परेचर है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ये है, टेम्परेचर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था 8.4 में कि सम ऑफ द एनर्जीज या सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन अ बॉडी, ठीक है, कि किसी भी बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की एनर्जी के सम को, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं इन सब के सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी के सम को क्या बोलेंगे? हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ द एनर्जी इन अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये नहीं था सिलेबस में। उसके बाद दो लॉन्ग क्वेश्चन थे, यानी कि 8.7 एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी को गर्म करें या किसी भी सॉलिड को गर्म करें और उसके वॉल्यूम में चेंज आए, ठीक है, गर्म करने से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो ये हमने 8.9 तक हमने कर लिए थे। 8.9 क्या था? डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में कन्वर्ट होना टेम्परेचर चेंज किए बगैर, ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया था, पेज नंबर जो भी था। अब आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है वो 8.10 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8.10, 8.10
8.10 में वो कहते हैं कि डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखें 8.9 में वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पूछता है और 8.10 में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब फ्यूजन में क्या होता है कि कोई सॉलिड जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में या वेपर्स में। तो किसी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज किए बगैर गैसियस स्टेट में चेंज करना, ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी भी एग्जांपल हमने वाटर की ली थी। ठीक है, कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर की एनर्जी क्या होना शुरू होती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब उसका एनर्जी का ज़्यादा होना मीन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जैसे टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है तो वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जब तक सारे का सारा वाटर किसमें, गैस में या वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। जब तक वेसल में पानी मौजूद रहेगा। अब हमें पता है कि जैसे उसके वेपर्स बनते हैं तो अचानक से सारा पानी तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं ना होता, आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बनते जाते हैं और पानी क्या होता है, कम होता जाता है, उसके वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो जब तक सारे का सारा पानी वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में नहीं चला जाता तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज ना होने का यही मतलब है कि जब तक सारे का सारा लिक्विड वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी। और टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, यानी कि लिक्विड स्टेट का किसमें कन्वर्ट होना, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर चेंज किए बगैर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अदरवाइज वो सिंपल वेपोराइजेशन होगी। अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तो सिंपल इवेपोरेशन होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होगी। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस तो वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। यानी कि ये जो पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद इसका सिंबल लिखा हुआ है कि हम इसको HV से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि HV इज इक्वल टू डेल QV ओवर M। तो HV क्या शो करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 180 पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन 8.11, 8.11 में वो कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। आगे पूछता है कि वे एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं कि सबसे पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर फैक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और उसके बाद उसने एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका भी आंसर यानी कि जो पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन, उसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा हुआ है।
पेज नंबर 182 से ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, 182 से स्टार्ट हो रहा है और 183 पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसका जो पिंक बॉक्स है इनकी इवेपोरेशन की डेफिनेशन पढ़नी, क्योंकि उसने पूछा हुआ कि व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर्स में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर्स में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। उसके बाद उसने फैक्टर पूछे हैं कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेज नंबर 183 पे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, उतनी जल्दी जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। उसके बाद जो सरफेस एरिया है, इस पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि अगर कोई बर्तन छोटा है तो उसमें से जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो वेपर्स हैं उनके पास बर्तन से निकलने के लिए जगह भी कम होगी। तो उसमें से अगर एरिया कम है बर्तन का तो उसमें से कम मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, अगर बर्तन का एरिया ज़्यादा है तो उसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या ज़्यादा वेपर्स निकल सकेंगे। तो सरफेस एरिया के भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कम एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर विंड है, कि जो हवा चल रही होती है, जो इवेपोरेशन है वो इस पे भी डिपेंड करती है। अगर हवा की स्पीड कम है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम से कम एटमॉस्फेयर में निकल सकेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही सरफेस में से जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, अगर तो हवा जो है वो तेज चल रही है तो वो तेजी से उन मॉलिक्यूल्स को वहां से एस्केप करके एटमॉस्फेयर में ले जाएगी, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे वो फौरन से सरफेस पे आ जाएंगे, फिर पीछे से हवा आएगी वो उनको एस्केप करके एटमॉस्फेयर में ले जाएगी। और इसी तरह अगर जो हवा उसकी स्पीड कम होगी तो उनको क्या, जो मॉलिक्यूल्स है उनको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हवा की स्पीड क्या है, कम है। तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर, वो ज़्यादा टाइम में एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे सरफेस जो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सरफेस पे आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हवा की स्पीड क्या है, कम है। उसके बाद आखिरी फैक्टर नेचर ऑफ द लिक्विड, कि जो इवेपोरेशन है ये लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी हमने एग्जांपल एक पेट्रोल की ली थी और एक वाटर की, कि अगर एक बर्तन में पेट्रोल रखा हो दूसरे बर्तन में वाटर रखा हो, तो हम देखेंगे कि जो जिस बर्तन में हमने पेट्रोल रखा था वो पहले क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, सारे का सारा पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट था कि जो हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग, तो इसका भी आंसर जो पेज नंबर 182 पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें उन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी थर्ड लाइन से इसका आंसर शुरू हो रहा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स escape out from the surface of the liquid. Molecules that have lower kinetic energies are left behind. This lowers the average kinetic energy of the liquid molecules and the temperature of the liquid. Since temperature of a substance depends on the average kinetic energy of its molecules, evaporation helps to cool our bodies. तो यहाँ तक इसका आंसर है जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। वो कह रहा है कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा गर्म होते हैं वो फ़ौरन से एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो गर्म मॉलिक्यूल थे वो तो एटमॉस्फेयर में चले गए हैं, पीछे जो बर्तन में मॉलिक्यूल्स बच गए इनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो कम एनर्जी का मतलब क्या है कि अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, कूल है, ठंडे हैं, ठंडे मॉलिक्यूल्स जो है वो बच गए हैं, जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले गए हैं। तो इवेपोरेशन से क्या हुआ, ठंडे मॉलिक्यूल्स बर्तन में रह गए और गर्म मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चले गए। तो इससे हमें पता चला कि इवेपोरेशन जो है ये काज क्या करती है, कूलिंग का काज करती है।
कूलिंग का सबब बनती है। तो नेक्स्ट अब हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने प्रॉब्लम्स करनी है वो 8.3, 8.4, 8.7 एंड 8.8। तो चार प्रॉब्लम्स हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये चार प्रॉब्लम्स हमने सोल्व करनी है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज एंड जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किए इनको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह रीड करना है और साथ साथ मार्क भी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।